नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक सावंत है और आप ये अयोध्या डायरी चैनल देख रहे हैं। अयोध्या डायरी चैनल में हमारा ये एक पॉडकास्ट अभी शुरू हो रहा है, जन से मन की बात। जी हाँ, जन से मन की बात का एक तात्पर्य ही है कि अयोध्या के जितने भी समसामयिक विषय हैं, इस पर हम अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग चरणबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे। जो हमारे अयोध्या के प्रबुद्ध जन हैं, बुद्धिजीवी हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उनके साथ। तो ऐसे में आज का जो विषय हमारा है वो व्यापारी संगठन और व्यापारी एकता और समस्या निवारण में जो उनकी भूमिका है, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं एक प्रमुख व्यापारी संगठन के उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष। आप सिर्फ जिलाध्यक्ष ही नहीं हैं, बल्कि उन सभी व्यापारियों की आवाज है जो सरकार और व्यापार के बीच में एक राम सेतु पुल की तरह कार्य करते हैं। आपका परिचय है कविंद्र साहनी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले हमारे पॉडकास्ट पे जुड़ने के लिए। हमारा जो पहला सवाल है वो मैं जानना चाहता हूँ कि आप व्यापारी किन्हें मानते हैं। देखिए, व्यापारियों की अलग अलग श्रेणी होती है, क्योंकि कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो कि स्थायी रूप से कार्य करते हैं, कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो ठेले हैं, फेरी करते हुए अपना जीविकोपार्जन करते हैं, घुमंतु व्यापारी हैं, ऑनलाइन व्यापारी हैं। तो व्यापारियों की श्रेणी आप कैसे संगठन के रूप में देखते हैं? देखिए, जो व्यापार कर रहा है जी, हम उसको व्यापारी मानते हैं। चाहे वो बड़ी बड़ी दुकानों पे, बड़े बड़े शोरूम पे व्यापार करने वाले व्यापारी हो, अथवा जमीन पे दुकान लगा के बेचने वाले फुटपाथ के व्यापारी हो, या ठेला लगाने वाले व्यापारी हो। हमारे नेता कहा करते थे, हलवाई हो या मूची, सब व्यापारी भाई भाई। तो हम उसी पैटर्न पे चलते हैं। तो हमारे लिए सारे व्यापारी बराबर हैं। कोई भी व्यापारी हो, जो व्यापार कर रहा है वो व्यापारी है। सभी लोग आपके लिए बराबर हैं। हाँ, बिल्कुल। तो बराबरी की जो एक बीच की मध्यस्थता है, कहीं ना कहीं वो देखी जाती है, अलग होती है समाज में, जो ऐसा दिखता है, तो उसको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, कुछ तो मामला आता है अतिक्रमण वाला। जब व्यापारियों ने मान लिया सबसे ज्यादा अतिक्रमण का जो गड़बड़ करते हैं, हम तो कहेंगे कि वो जो फुटपाथ वाले हैं उनसे कहीं ज्यादा स्थानीय जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानें होने के बावजूद बढ़ा के दुकानें आगे लगाते हैं। तो वो सबसे ज्यादा गड़बड़ी है। बाकी रह गए फुटपाथ वाले, फुटपाथ पे जो ठेला लगाते हैं या गुमटी लगाते हैं, खुमचा लगाते हैं, उनके लिए प्रशासन तभी उनको हटाए जब उनके लिए कहीं पे अन्यत्र इंतजाम कर दे। ऐसे किसी की रोजी रोटी छीनना हम उपयुक्त नहीं समझते कि किसी की रोजी रोटी छीना जाए और किसी को वो किया जाए। उनका भी परिवार है, चाहे वो छोटे व्यापारी हो चाहे बड़े हो, छोटे व्यापारियों का भी परिवार है, वो भी एक ठेला लगा के अपनी जीविका चलाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई कार्रवाई हो कि जिससे उनके ऊपर संकट आए रोजी रोटी का। चलिए, हमारा एक दूसरा सवाल थोड़ा रहेगा कि समाज में जो व्यापारियों का योगदान है, जैसे कि अगर देखा जाए कि बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें व्यापारियों का सहयोग रहता है, लेकिन उन्हें अन्यथा की श्रेणी में 2 नंबरी माना जाता है। बहुत सारे विभाग होते हैं जो उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपके संगठन की भूमिका व्यापारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए किस तरीके से होती है, इस पे आपके विचार जानना चाहेंगे। ऐसा है कि अगर किसी व्यापारी के ऊपर कोई संकट आता है और वो आके हमारे संगठन को बताता है, हमारे संज्ञान में आता है, तो जहां तक हो सकता है संभव हम उसकी मदद करते हैं और आगे भी संगठन हमारा मदद करता रहेगा। ऐसे कोई प्रकरण अगर आपको याद हो? नहीं, जैसे प्रकरण तो एक बार बहुत पहले आया था, तब हमारे ये आपके जो इस समय विधायक हैं, ये अध्यक्ष हुआ करते थे व्यापार मंडल के, और जो पहले चेयरमैन रहे विजय गुप्ता जी, वो महामंत्री हुआ करते थे। तो इन लोगों ने जैसे तैसे करके इतवार की बंदी करा दिया था और व्यापारी इतवार की बंदी के लिए तैयार नहीं था। तो उसकी संघर्ष हमने किया, हमारे संगठन ने किया। उस समय तो व्यापार मंडल भी नहीं था, हमारी उद्योग व्यापार मंडल संघर्ष समिति थी। उसके माध्यम से हम लोगों ने आंदोलन किया और जो बृहस्पति इतवार की बंदी इन्होंने कराई थी, इसको बृहस्पतिवार में कन्वर्ट कराया। उस समय जिला अधिकारी यहाँ पे हुआ करते थे रामशरण श्रीवास्तव। इसी सवाल को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। तो जैसे मैंने पूछा था आपसे, तो उसे बढ़ाएंगे कि जो योगदान है, सांस्कृतिक योगदान और सामाजिक योगदान, क्योंकि ये व्यापारी ही करता है,
और अभी आप एक विरोध कर रहे हैं जो हमारे ऑनलाइन सिस्टम चल रहे हैं, जैसे कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इसमें जो ये आपका बहिष्कार चल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व्यापारियों के लिए कोई खतरा बन रहे हैं? क्योंकि देखा जाता है कि जो हमारे व्यापारी हैं वो भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं। देखिए ऐसा है, तो आप खतरा किसको मानते हैं, व्यापारी? जहाँ तक ऑनलाइन व्यापार है, हम लोग उसके सख्त खिलाफ हैं और आज से नहीं, बहुत पहले से संगठन हमारा इसके खिलाफ है कि ऑनलाइन व्यापार बंद होना चाहिए। ऑनलाइन व्यापार की वजह से व्यापारियों को दिक्कत आती है, दुकानों पे ग्राहक नहीं आते। उसका मुख्य कारण यह है कि जब मान लिया हम खुद ही ग्राहक हैं और हमें घर बैठे पे कोई सामान अगर मिल जा रहा है तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम घर बैठे ही सामान को मंगा लें और हमको बाजार ना जाना पड़े। तो इससे बाजारों की रौनक भी खत्म हो रही है, वो रौनक नहीं रह गई जो पहले कभी बाजारों में रौनक हुआ करती थी। इसलिए हम लोग पूरी तरह से ऑनलाइन व्यापार के खिलाफ हैं। लेकिन सरकार तो पक्ष में है। नहीं, सरकार पक्ष में नहीं। अभी तो देखिए आया कि स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी को करें, विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करें। इसका तो हमारा स्टिकर लगवाया जा रहा है इस समय पूरे शहर में। नहीं, हम अभी बहुत जल्दी स्वदेशी पर भी आएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जो सवाल हमारा बीच में था कि जो व्यापारी गण हैं वो ही तो असल में थर्ड पार्टी के रूप में ऑनलाइन सर्विस के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए ऐसा है, व्यापारी जुड़ा जरूर है, लेकिन ऑनलाइन व्यापार पे अंकुश लगना भी जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर व्यापारी जो है वो दुकानों पे व्यापार करते हैं, न कि वो ऑनलाइन व्यापार करते हैं। तो इसलिए उस पे अंकुश लगना तो बहुत जरूरी है। अंकुश किस तरह का होना चाहिए? अंकुश तरह से का होना चाहिए, जैसे विदेशी कंपनियों को बिल्कुल ही पार कर दें और जो यहाँ के स्थानीय है उनके ऊपर भी एक अंकुश लगे, इस तरह से कि जैसे रोजी रोटी उनकी भी चल सके, दुकानदारों की भी, और ऑनलाइन वाला भी चले, लेकिन बहुत लिमिटेड। ऐसा ना हो कि उनके चक्कर में व्यापार बंद हो जाए। लोगों की दुकानें हैं, इतनी इतनी बड़ी दुकानें की हुई हैं और दुकानों पे व्यापार करते हैं, और एक अरसे से जब ये ऑनलाइन वगैरह ये सब कुछ था ही नहीं, तब से लोग व्यापार कर रहे हैं, तो उनके व्यापार पे भी असर न आए। लेकिन व्यापारियों को भी सुविधा लगती है इस तरीके से सामानों का आदान प्रदान करने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। व्यापारी ये आपके विचार है? हाँ, और संगठन के भी विचार? हाँ, संगठन के विचार है। चलिए, इसके बाद अभी हम थोड़ा जीएसटी पर आपसे बात करना चाहेंगे कि जो जीएसटी सुधार हो रहा है, ये कहा जाता है कि व्यापार में सुधार होगा, फिर भी कुछ व्यापारी इसे जटिल मान रहे हैं। आपका संगठन इस मामले में सरकार से क्या अपेक्षाएं रख रहा है? क्या केवल स्वदेशी उत्पाद बेचकर व्यापार चलाया जा सकता है, या खासकर उस बाजारों में जहां चीनी उत्पाद यानी कि चीन के सामान सबसे ज्यादा है, ऐसे में स्वदेशी कहां तक टिक रहा है? देखिए ऐसा है, हमारा तो ये मानना है कि चीन वो है या अमेरिका है या जो भी बाहर के सामान है, उनके ऊपर सरकार को ही पाबंदी लगा देनी चाहिए कि वो यहाँ पे आने ही ना पाए। जब नहीं आएंगे तो नहीं बिकेंगे, तो दुकान खाली हो जाएगी। तब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वदेशी सामान कौन ऐसी चीज है जो भारत में नहीं बनती? सारी चीजें भारत में बनती हैं। तो यहाँ की भारत की जो लोकल बनी हुई चीजें हैं उसका इस्तेमाल करें, उसको बेचें। और बाकी अमूमन आप समझिए ज्यादातर दुकानदार जो है वो स्वदेशी ही सामान बेचते हैं। बहुत कम ऐसे दुकानदार होंगे जो चाइना का या बाहर का जो माल है उसको। देखिए, अभी जैसे दीपावली चल रही है, तो अगर हम बाजारों में देखते हैं तो सबसे ज्यादा चीनी सामान ही देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, हम सरकार को जिम्मेदार मानेंगे। हाँ। कैसे आ गया सामान? अगर आप चीन का बहिष्कार कर रहे हैं या अमेरिका का बहिष्कार कर रहे हैं, तो वहां का सामान यहाँ पे बिकने के लिए कैसे आया? इसके लिए सरकार ही तो जिम्मेदार है। कोई व्यापारी तो मंगा नहीं रहा है, बिना सरकार की मर्जी के तो सामान आ नहीं जाएगा, कैसे आ जाता है? व्यापारियों को भी सरकार खुद कह रही है कि स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी अपनाएं, तो कैसे स्वदेशी अपनाएं बताइए आप? तो व्यापारियों को सहयोग इसमें कैसे करना चाहिए? देखिए ऐसा है, व्यापारी तो हर तरह से सहयोग करने को तैयार है और सहयोग भी करता है सरकार का। जैसे सरकार ने कहा कि साहब स्वदेशी अपनाइए, हमारा संगठन जगह जगह पूरे प्रदेश में स्टिकर लगवा रहा है इस चीज के कि स्वदेशी अपनाएं, विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करें, ऑनलाइन व्यापार का बहिष्कार करें। इसका हमारा पूरे प्रदेश में चल रहा है अभियान। और अभी हमने यहाँ फैजाबाद में कुछ जगहों पे लगवाया है, लेकिन और जगह भी हम लोग निकलेंगे बाजारों में। ये नवरात्र की वजह से थोड़ा वो कर दिया है कि भीड़ भाड़ में लोग परेशान होंगे दुकानों पे वैसे ही, और व्यापारी निकल नहीं पाते हैं दुकान की तारीख की वजह से अपने, तो थोड़ा फ्री होंगे तो उसके बाद हम लोग निकलेंगे और जगह जगह पे। अभी जो जीएसटी के बीच में असमंजस में है व्यापारी की, जैसे अभी मैं एक उदाहरण आपको दूं कि पहले जो हमारी किताब होती थी उस पर 5% का जीएसटी था, उसे खत्म किया गया, लेकिन वही कागज जो पहले 12% था फिर 18% हो गया। तो कैसे हम देखें उसको? देखिए ऐसा है, पहली चीज तो ये जो भी जीएसटी लागू हुई है वो इसी सरकार ने लागू की है, कोई दूसरी सरकार ने नहीं लागू किया है। तो उन्होंने ही पहले बढ़ाया और उसके बाद उसको घटाया,
अगर बढ़ाया और घटाया वाला ये खेल चला है इनका, तो आपने 8 साल तक तो लोगों से वसूली की बिल्कुल जीएसटी की, बिल्कुल। अब आप उसको घटा रहे हैं, तो जो 8 साल तक आपने वसूली की उसका क्या होगा? और उत्सव कैसे हुआ? ये उत्सव कैसे हुआ? हमने तो इसका विरोध किया है, हमारा तो बयान आया उसमें, अमृत विचार में हमने बयान भी दिया है जी। कि काहे का उत्सव। हाँ। अरे भाई, आपने 18 जो चीज हम मान लिया 18% में खरीद के लेके आए हैं, हम उसको 5% के जीएसटी पे कैसे बेचेंगे? और फिर आप ही ने बनाया और कानून आप ही ने जीएसटी को लागू किया, आप ही जीएसटी को हटा रहे हो, तो उसमें उत्सव जैसी तो कोई बात हमारे समझ में नहीं आती। और बिल्कुल समझ में ऐसा भी नहीं आता कि व्यापारियों को भी नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या रहा है, वो क्या रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसके लिए आप संगठन के रूप में क्या बेहतर कर सकते हैं? देखिए, ऐसा संगठन के रूप में हमारे संगठन की ओर से जो भी निर्देश हम लोगों को प्रदेश से आते हैं, हम लोग उस पर पूरी तरह अमल करते हैं, चाहे किसी को ज्ञापन देना हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब कार्यक्रम चलता रहता है। चलिए, जीएसटी की बातें तो अगर प्रदेश स्तर पर पहुंच रही हैं, लेकिन अगर हम जिला स्तर पर अगर बात करें, तो नगर निगम में देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, जैसे कि अगर हम टैक्स को ले लें तो एक भारी वसूली की जाती है नगर निगम के द्वारा, लेकिन उसके एवज में, यानी कि उसके स्थान पर क्या आपको वो सुविधाएं दी जा रही हैं? जैसे कि अगर पार्किंग देखा जाए, प्रसाधन की अगर बात कर सकते हैं तो वो करें, अतिक्रमण मुक्त कैसे होगा इस पर हम बात करें, तो क्या ये सब कुछ मिल रहा है, या आप एक संगठन के तौर पे आप ये बातें अपने जनप्रतिनिधि या फिर नगर निगम से कर पाते हैं? देखिए, ऐसा है, जहां तक नगर निगम की बात है, नगर निगम बन जरूर गया है, नगर निगम टैक्स भी पूरा लेता है, लेकिन जो सुविधाएं नगर निगम से जनता को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कारण जब नगर निगम बता सकता है, अभी तो वो सब भाई देखिए, जब इनको सारी चीजें कंप्लीट करने दी थी, पाइपलाइन बैठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब जब कंप्लीट हो जाता तब तो उसके बाद आप नगर निगम का शुल्क लेते, तो आपने बढ़ा तो दिया टैक्स काफी, और सुविधा आप कुछ नहीं दे रहे हैं। सुविधा आप कब देना शुरू करेंगे? जब आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले जैसे अगर क्यों नहीं आपकी सुविधाएं हैं, अतिक्रमण मुक्त होना है, तो इसके लिए पार्किंग की भी कोई सुविधा नहीं है। अब कह रहे हैं बीएमओ क्या मीटिंग में जाते हैं तो बता रहे हैं कि वो मछली बाजार के पास कहीं पार्किंग बन रही है, तो उसके बन जाने से काफी सुविधा हो जाएगी। और इनके लिए जो अतिक्रमण वाले हैं, अतिक्रमण के लिए ये बिल्डिंग जोन बनाने का चल रहा है, बनाया, कुछ जगह बना भी है, लेकिन अभी पूरी तरह से उसमें लोग ना स्थापित हुए हैं और ना ही वो चला है। अगर इस बिल्डिंग जोन बना के उन लोगों को भेजा जाएगा तो हमारी समझ से स्वेच्छा से लोग चले जाएंगे और अतिक्रमण मुक्ति हो जाएगी। पार्किंग की असल में देखा जाए तो कई वर्गीकरण होते हैं। एक होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स खुला है, कोई बड़ी दुकान खुली जिसमें 10 दुकानें हैं, तो जब नक्शा पास होता है तो नक्शे के दौरान ही वो पार्किंग उसमें समायोजित हो जाती है, लेकिन वो जो स्थानीय व्यक्ति हैं जिनका ये कॉम्प्लेक्स है, वो पार्किंग को बंद करके और भी दूसरा कार्यक्रम तो ऐसे में व्यापारी वर्ग भी प्रशासन की बात नहीं मान रहा है। हाँ, ये तो बात इसके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं कि हम शासन, प्रशासन और साथ में व्यापारी। देखिए एक बात हम आपको बता दें जी। एक समय की बात है, वो थी यहाँ पे मिसाल के तौर पे किंजल सिंह जी, डीएम थी, और 2017 हाँ ऐसी मीटिंग चल रही थी डीएम के, तो हमने मामला उठाया, एक ठेला एक के आगे दूसरा ठेला, दूसरे के आगे तीसरा ठेला, पैदल आदमी कैसे जाए? तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा है, इत्मीनान से बताइए, तैश में नहीं। तो हमने उनको बताया और उन्होंने नोट किया, और साथ साथ उन्होंने एक ही बात कही जी कि जो व्यापारी अपनी दुकान के आगे बढ़ा के दुकानें लगाते हैं वो बाहर ही दुकान लगावे, अंदर की जो उनकी दुकान है वो हम दूसरों को इलाज कर देते हैं। अगर इस तरह से सख्ती की जाएगी लोगों के ऊपर, तो हम समझते हैं इसमें काफी सुधार हो सकता है। तो क्या अभी आप कोई वार्ता करने के पक्ष में हैं? क्या आप कोई मसौदा तैयार कर रहे हैं कि हम नगर निगम के साथ इन विषयों पर बात करेंगे? आपका संगठन कोई बात करेगा एज जिला अध्यक्ष अगर आप बात करें? देखिए, ऐसा बात कई बार होती रहती है, पन्नी को लेके भी कई बार बात हुई, कई बार बैठाल की मीटिंगें भी हुई। अब जैसे पॉलीथीन का मामला है, या आपके उसमें प्रश्न में नहीं है, वो हम आपको बताते हैं जी। अगर पॉलीथीन को वास्तव में सरकार रोकना चाहती है तो पॉलीथीन बनने की फैक्ट्रियां बंद करा दे, अपने आप ही बंद हो जाएगी। और जब तक फैक्ट्रियां चलती रहेंगी तो चाहे चोरी छिपे ही बिके, पॉलीथीन बिकती रहेगी और उसका इस्तेमाल होता रहेगा। अगर उसको रोकना है तो सीधे फैक्ट्री बंद कराओ, फैक्ट्री बंद करा देंगे तो अपने आप ही। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि आप चौक क्षेत्र में आप रहते हैं, आपका व्यापार है,
और हमारा जो राम मंदिर है देखिए बिल्कुल बन कर तैयार हो चुका है। बहुत सारे देशी और विदेशी पर्यटक अयोध्या में आ रहे हैं। एक समय होता था जब अयोध्या में जो भी कोई पर्यटक आते थे तो वो चौक एक बार जरूर आते थे, क्योंकि उन्हें गुलाबबाड़ी देखना होता था, अपना त्रिपोलिया बाजार देखना होता था मंदिर के बाद, और शॉपिंग भी करनी होती थी। तो पार्किंग ना होने की वजह से जो पर्यटक चौक क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए ऐसा है, जिम्मेदार तो इसके पीछे मेन अगर देखा जाए तो प्रशासन ही जिम्मेदार है, दूसरा किसी को जिम्मेदार माना नहीं जाएगा। क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था हो जाए तो सुधार हो जाएगा, काफी आएंगे लोग। और बाकी अब जब से ये ऊपर से वो पुल बन गए हैं जगह जगह, तो अमूमन आदमी आता है, अयोध्या गया और अयोध्या से सीधे निकल गया, शहर के अंदर वो एंटर ही नहीं होता है। तो क्या राम मंदिर बनने के बाद व्यापार बढ़ा है या नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा अयोध्या में, चाहे जो फर्क पड़ा हो, फैजाबाद में कोई फर्क नहीं हमको दिखाई देता। जैसे डबल इंजन की सरकार की बात करें और फिर आते हैं तीसरे इंजन पर, तो ये तीनों इंजन एक साथ चलते हुए कहते हैं कि अयोध्या में चहुमुखी विकास हो रहा है, कोई विकास नहीं व्यापारियों के लिए नहीं। तो क्या बाहर से आने वाले जो हमारे व्यापारी हैं उनका विकास हो रहा है? ऐसा जो बाहर से आके यहाँ पे बस गए उन्हीं का विकास हो रहा है, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनका कोई विकास नहीं। कैसे? अब देखिए कितने लोगों ने बाहर से ही आके यहाँ पे जमीनें खरीद ली, होटल खोल लिए, वो सब कर लिया। यहाँ के स्थानीय तो हम समझते हैं बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने अयोध्या में होटल वगैरह या रेस्टोरेंट वगैरह ये सब खोला हुआ है। तो मेन उन्हीं को फायदा मिल रहा है और उन्हीं का विकास हो रहा है, प्रॉपर यहाँ पे अयोध्या का नहीं। अयोध्या में तो बेचारे जो उसके किनारे किनारे दुकानें लगाते थे, वो सारी लोगों की दुकानें भी खत्म हो गई, सब खत्म हो गया। तो कोई व्यापारियों को कोई इससे लाभ नहीं मिला है। तो संगठन इस तौर पे क्या कार्य करेगा? संगठन का हमारे जहाँ पे जब जरूरत पड़ती है, कोई अगर आती है समस्या, तो उस पर हम लोग अधिकारियों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि अयोध्या की जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है यहाँ की पार्किंग, यहाँ के व्यापार पर पड़ता प्रभाव, चूंकि राम मंदिर बनने के बाद भी अभी खासा पर्यटक उस जुड़वा शहर में नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पर कभी बड़े तादाद में आया करते थे। आप हैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल उद्योग के जिलाध्यक्ष कविंद्र साहनी जी, आज से आपकी मुलाकात हुई, आपने बहुत कुछ सुना। हमारा अगला विषय क्या होगा ये आपको हम बहुत जल्द बताएंगे, और आप भी अगर हमारे इस पॉडकास्ट से जुड़ना चाहते हैं, अपने विषय अपने सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो आप आमंत्रित हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, क्योंकि एक व्यापारी के लिए समय ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।